हेलो एवरीवन, अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो कल हमने अपना क्रैश कोर्स का जो है वो उसमें हॉर्टिकल्चर का सेशन कर रहे थे, बट आज जो हमारा स्टार्ट हो रहा है विच इज फॉरेस्ट्री लेक्चर नंबर फर्स्ट। जल्दी से मुझे कंफर्मेशन दीजिए कि आप सब जो है सेशन में आ चुके हैं, ताकि हम लोग आज अपना फॉरेस्ट्री लेक्चर नंबर फर्स्ट स्टार्ट करें। चलिए जी, बहुत सारे स्टूडेंट्स आ चुके हैं। आदित्य, मयंक, रोहन, हर्षित, भूमिका, साक्षी, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग फॉरेस्ट्री का सेशन सृष्टि। ठीक है जी, तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। जल्दी से हम लोग एक इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं। हाँ जी, तो आज जो हमारा रहेगा थोड़ा सा लाइट रखा जाएगा सेशन को, क्योंकि फर्स्ट सेशन है हमारा, तो थोड़ा सा लाइट चलते हुए आगे हमारे जो 4 सेशन होंगे उसमें हम लोग सारा का सारा जितना भी होगा फॉरेस्ट्री को लेके वो सारा कवर करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करें सेशन को, जल्दी से बता दीजिए। हाँ, समझ गई, मैं समझ गई। नहीं है, ठीक है, नहीं किसी को नहीं भूले, ओम प्रकाश, सब याद है हमें। हाँ जी, जल्दी से मुझे कंफर्म कर दीजिए, देन हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। चलिए तो सेशन को करते हैं स्टार्ट। जैसे कि मैंने बताया आज हमारी फर्स्ट अगर फॉरेस्ट्री की क्लास है, तो थोड़ा सा इसको लाइट रखते हुए चलेंगे। कल से हम लोग और स्पीड पे जो है अपने सेशन को चलेंगे लेके। ठीक है, चलिए तो पहले हमारे पास आता है कि ये जो फॉरेस्ट है ये क्या है। ये फॉरेस्ट, वन, जंगल जिसको हम लोग कहते हैं, वन कहते हैं, ये क्या है। तो फॉरेस्ट बहुत सिंपल भाषा में समझे, एक ऐसा इकोसिस्टम बना देना जहां पर कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम, जहां पर अलग अलग चीजें, कहें तो पेड़, श्रब, हर्ब, एनिमल भी रहेंगे, फंजाई भी होगी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिफरेंट डिफरेंट, पर डोमिनेशन वहां पे किसकी होगी? ट्रीज की होगी। ठीक है, सो दीज आर डोमिनेटेड बाय ट्रीज विद इंटर रिलेटेड ऑर्गेनिज्म, जैसे कि उसमें होंगे श्रब्स, होंगे हर्ब्स, होंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, होंगे फंजाई होगी, ये सब उसमें रह रही होगी, जो एक अपना इकोलॉजी यूनिट बना देगी। यानी कि कहें तो इकोलॉजी, एक इकोसिस्टम अपना वो क्रिएट कर लेती है। ठीक है, बढ़िया, आदित्य ने बता भी दिया। सो दिस इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट फॉर बेसिकली टिम्बर प्रोडक्शन। यस, बट जब हम इसकी अलग अलग ब्रांचेस पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, तो हम देखेंगे कि कई बार फॉरेस्ट हम लोग सिर्फ टिम्बर तक नहीं रखते, हम डिफरेंट और पर्पस के लिए भी उसको रखते हैं, जिसको हम लोग एक नाम देते हैं। मैं आपको आज के सेशन में बताऊंगी, नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्शन जो हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, सिर्फ टिम्बर तक नहीं सीमित है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो फॉरेस्ट की क्यों इतनी आवश्यकता है, क्यों हम लोग जो है फॉरेस्ट लगाओ, वन लगाओ, उस पर क्यों फोकस किया जा रहा है? बिकॉज ये एक हमारा जो रेगुलेट करता है क्लाइमेट को। इतना आजकल पोल्यूशन हो रहा है, पॉपुलेशन एवर इंक्रीजिंग, यानी कि बढ़ती जा रही है। अब उस चीज को बैलेंस अप करने के लिए, क्लाइमेट को बैलेंस करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए इसकी आवश्यकता है। कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, जैसे बहुत सारी हमारी ऐसी स्पीसीज हैं जो अब तक खत्म हो चुकी है, एक्सपायर हो चुकी हैं। अब हर चीज को हम भी चाहते हैं ना कि हमारे इंडिया में, हमारे यहाँ पर मल्टीपल डाइवर्सिटी रहे। जैसे एक वर्ड बोला जाता था, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, कि भले हम लोग अलग अलग भांत से, अलग अलग कहें तो कास्ट सिस्टम जो भी है, इन सब जगह से बिलोंग करते हैं, पर हमारे में फिर भी यूनिटी है। सिमिलरली अपनी बायोडाइवर्सिटी को बचा के रखना, रिचार्ज ग्राउंड वाटर, प्रिवेंट इरोजन की इतनी प्रॉब्लम आ रही है, और लास्ट में बोले अपने भाई बंधुओं को सपोर्ट करते रहना, ताकि उनका भी जो लाइवलीहुड है वो चलता रहे। ठीक है, बिल्कुल, टू बैलेंस इकोसिस्टम। अब एक वर्ड आता है नीचे कि FAO, यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। जैसे हर कोई ना कोई अपनी एक डेफिनेशन दे देता है कि भाई मेरे अकॉर्डिंग जो है फॉरेस्ट का मतलब ये है। अब ऐसे ही FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने क्या बोला कि उनके अकॉर्डिंग फॉरेस्ट एक ऐसी जमीन, कहें एक ऐसी लैंड विद ट्री क्राउन, यानी कि उस पर कितना ट्री कवर होना चाहिए, ट्री क्राउन जो है वो 10% से ज्यादा, ओवर एरिया कितना रहना चाहिए, 0.5 हेक्टेयर से ज्यादा का, विद ट्री की हाइट जो है वो 5 मीटर से ज्यादा होनी चाहिए। 5 मीटर से ज्यादा हाइट, कवर जो है उसका वो 0.5 हेक्टेयर की बात करें, और अगर मैं ट्री के क्राउन की बात करूं, दैट शुड बी मोर देन 10% होना चाहिए।
ठीक है, ये थी एक फॉरेस्ट की परिभाषा जो कि दी हमें फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने। ओरिजिनेट, अब ये वर्ड कहां से ओरिजिनेट, उत्पन्न कहां से हुआ है, अगर हमसे एग्जाम में पूछते हैं कि फॉरेस्ट जो वर्ड है कहां से आया है, तो ये एक लैटिन का वर्ड है जिसका क्या मतलब था लैटिन में, फोरेस्टा, यानी कि एक ऐसा जंगल टाइप कह दे, ओपन वुडेड लैंड। तो ओपन वुडेड लैंड जो था वो इसका लैटिन भाषा से वर्ड लिया गया फोरेस्टा से, और उस फोरेस्टा का मतलब क्या था कि ओपन जंगल सा है, ओपन वुडेड लैंड है। ठीक है, ये तो था फॉरेस्ट। अब जो आपने बोला ना आदित्य, इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस, वो हमारे पास बिल्कुल वो फॉरेस्ट्री है। ठीक है, रोहन राज आपने भी बोला फॉरेस्ट इज द ब्रांच, फॉरेस्ट इज नॉट द ब्रांच, फॉरेस्ट्री जो है वो एक साइंस की ब्रांच है जिसमें हम लोग, जो आपने आगे लिखा मैनेजिंग फॉरेस्ट वुडलैंड फॉर वेरियस पर्पस, वो फॉरेस्ट्री है। अभी तक जो हमने पढ़ा वो था जंगल, ये वन है क्या, फॉरेस्ट्री, वानिकी का परिचय जो हमने लिया ये वन की बात की थी। अब जो हमारे पास आता है वो आता है जो आप लोग बोल रहे हैं कि इट इज अ ब्रांच। तो फॉरेस्ट्री क्या है, ये एक वो साइंस है एंड आर्ट ऑफ एस्टेब्लिशिंग एंड मैनेजिंग, यानी कि पहली बात तो मैं कैसे उसको लगाऊं, फॉरेस्ट को, वन को मुझे कैसे एस्टेब्लिश करना चाहिए, उस चीज को समझना, एस्टेब्लिशमेंट का देखना, उसको अब मैंने अगर लगा दिया, बच्चा पैदा हो गया, अब उसके बाद उसको सही से नरिश करना, केयर देना, उसको अच्छे समझदारी देना, वो क्या, वो भी तो एक स्टेप ही है ना सारा। तो इस सारी चीज को हम क्या कहते हैं, फॉरेस्ट्री। सिमिलरली जब हमने उसको एस्टेब्लिश कर दिया, लगा दिया, उसके बाद उसकी मैनेजमेंट करना, उसको किस तरीके से सही यूज करना है उस पर वर्क करना, और उसको अल्टीमेटली कंजर्विंग करना, क्योंकि अगर हम सिर्फ लगा के छोड़ रहे हैं तो कल को कोई आएगा और उसको वो दोबारा से डिस्ट्रॉय कर देगा। तो अल्टीमेटली हमारा टारगेट यहाँ पे भी है कि हमें उसको कंजर्व भी करना है, उस पर भी फोकस करना है, कुछ ना कुछ ऐसे रूल्स प्रोटोकॉल्स भी लेके आने कि ये ना हो कि हम आज लगा रहे हैं, जब हमारा एक वन प्रॉपर आफ्टर 5-10 साल के बाद पूरा एस्टेब्लिश बढ़िया से हो जाएगा, तो 10 साल के बाद आके कोई और आएगा और यहाँ पे उसको वो क्लियरिंग कर देगा। ऐसा भी ना हो, तो उस पे भी काम करना, फॉरेस्ट रिसोर्सेज को हम कैसे डिफरेंट पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं, बेनिफिट एंड अल्टीमेटली जो हमारा गोल है कि हमें इन्वायरमेंट को कैसे बेनिफिट करना। ठीक है, कोई बात नहीं रोहन, अभी गलतियां करो, कोई बात नहीं, बट अब आपको भूलेगा नहीं कभी कि फॉरेस्ट्री वो ब्रांच है, ना कि फॉरेस्ट। ठीक है, क्या कह रहे हो दित्य आप, हाउ टू ग्रो अर। चलिए नेक्स्ट बातें हैं कि हमारे पास इसका क्या स्कोप है फॉरेस्ट्री का। ठीक है, हम इसमें क्या क्या पढ़ते हैं, कैसे हम उसको सही तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। तो पहला आता है, जैसे कि आप सबने कहा, सबसे पहले जो हमारे माइंड में आता है वो आता है कि हम लोग इसमें टिम्बर की प्रोडक्शन करेंगे। जैसे अलग अलग हम लोग होते हैं, टीक लगा ले, साल लगा ले, शीशम लगा ले, इन सबको हम लोग लगा के इससे टीक की प्रोडक्शन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन में बिल्कुल यूज किया जाएगा। जैसे कि कई बार हम लोग एफोरेस्टेशन की बात करते हैं, रिफोरेस्टेशन की बात की जाती है, तो बिल्कुल वहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं, सॉइल और वाटर की कंजर्वेशन कर रहे हैं और चेक डैम्स वगैरह पे काम कर रहे हैं। थर्ड, ये इसका क्या स्कोप है कि ये हमारे क्लाइमेट को रेगुलेट करने में हेल्प करता है, यानी कि इट एक्ट एज कार्बन सिंक। एक दो चीजें आती हैं, कार्बन सिंक और कार्बन सोर्स। सिंक का मतलब कि जैसे हमारे घरों में सिंक होता है, यानी कि जहां पर आके सब चीज एब्जॉर्ब हो जाएगी। तो जितना हमारे सराउंडिंग में कार्बन डाइऑक्साइड फैला हुआ है उन सबको एब्जॉर्ब करने का, क्योंकि वो चीजें क्या लीड कर रही हैं, ग्रीन हाउस गैसेस को कंट्रीब्यूट कर रही है, धरती पे जितनी गर्मी है वो बढ़ा रही है। तो इसीलिए इट एक्ट एज कार्बन सिंक। जितने पेड़ लगे होंगे तो अच्छा खासा उनको भी भोजन मिल जाता है कि भाई आज तो हमारे पास बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड आ गया, तो उसको यूज किया जाए। आप किसी को पीछे रिफ्लेक्शन तो नहीं आ रही, वैसे नहीं आ रही, एक बार मुझे कंफर्म कर दीजिए, किसी को रिफ्लेक्शन तो नहीं आ रही पीछे। हाँ जी, तो जैसे कि हमने बताया इसमें क्लाइमेट रेगुलेशन का
काम करते हैं। नेक्स्ट आता है बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना, बिकॉज यही बात है कि आजकल अर्बन एरिया में हम लोग जो है यहाँ पर इनको जगह नहीं मिलती प्रॉपर रहने की, तो इनका जो फॉरेस्ट होता है वो एज अ हैबिटेट की तरह काम करता है। ठीक है, उसके बाद NTFP, यानी कि ये NTFP का मतलब क्या हुआ, नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स। जो अभी मैं आपको कह रही थी कि हमारा ध्यान सिर्फ यहां तक जाता है कि हमें मेन इससे जो है टिम्बर की प्रोडक्शन ही होगी, हम उसी को यूज करेंगे, बट देयर आर सो मेनी थिंग्स जिनको हम लोग NTFP यानी कि टिम्बर के अलावा कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो हमें फॉरेस्ट प्रोवाइड करता है, जिसमें कि पहले जैसे कि गम, रेजिन, फ्रूट्स, हनी, कहीं छत्ता लगा हुआ तो वहां पे हम लोग उस चीज को सही यूज करके, जो क्योंकि उनके लिए तो एक हैबिटेट हो गया फॉरेस्ट में, एक वो जगह मिल गई उनको छत्ता बनाने की, शहरों में तो मिलती नहीं है, तो वहां से हम लोग हनी का प्रोडक्शन भी कर सकते हैं, फ्रूट्स हमें मिल सकते हैं। इसीलिए टिम्बर के अलावा भी हमें जो फॉरेस्ट है ये कुछ चीजें जो है ये प्रोवाइड करता है, तो ये इसका स्कोप है कि हम इसको कैसे और सही तरीके से यूज कर सकते हैं। और अंत में आता है एग्रो फॉरेस्ट्री इंटीग्रेशन। ठीक है, यानी कि एग्रो फॉरेस्ट्री इंटीग्रेशन का मतलब कि हम लोग एग्रीकल्चर और खेती और फॉरेस्ट्री को कैसे मर्ज करके डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस को, वो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी भी, हम कैसे इसको और बढ़िया तरीके से यूज कर सकते हैं। क्योंकि अगर मैं बताऊं, ऐसे क्वेश्चन ना आपको डिस्क्रिप्टिव में देखने को मिलते हैं। नाबार्ड का फेवरेट क्वेश्चन है सोशल फॉरेस्ट्री, एग्रो फॉरेस्ट्री के बारे में बताइए। ठीक है, अगर हमारा टारगेट AFO है तो हमें थोड़ा जो है ना इस पे बढ़िया तरीके से फोकस करना पड़ेगा, सोशल एग्रो फॉरेस्ट्री। ठीक है, हाँ जी बोलिए। बिल्कुल रोहन, इट हेल्प्स इन रिक्रिएशन एंड टूरिज्म। बिल्कुल, आजकल क्योंकि मैंने किस सेशन में बताया था आगे भी कि आगे क्या होता था कि लोगों को होता था कि हाँ यार, जैसे अब इतना सारा दिन अगर मंडे टू सैटरडे क्लास ये सब चल रहा है, एकदम थकावट के बाद बंदे को क्या होता है कि यार उसके बंदे एकदम शांति सुकून से जाके कहीं बैठा जाए, राइट। तो ऐसे ही सब आजकल जो अपने जॉब्स या काम से एकदम फ्रस्ट्रेट होते हैं, तो उनको होता है कि यार कोई ऐसी लोकल सिंपल सी देसी सी जगह हो जहां हम लोग नेचर के साथ जो है वो इंटरेक्ट कर सके। तो बिल्कुल बहुत सारे लोगों ने इसको बहुत सही तरीके से यूज किया हुआ है कि ऐसे कोई कैफे, जब बड़े बड़े एरिया में अपना जो है ऐसे बीच में ट्रीज लगे हुए हैं और बीच में छोटा सा उन्होंने कैफे, मतलब कि साइड पे ट्रीज हैं और बीच में छोटा सा कैफे, ताकि जब लोग आए तो उनको एज अ एस्थेटिक वैल्यू भी मिले, रिक्रिएशन यानी कि उनको खुद को अच्छा भी लगे। तो बिल्कुल ये भी जो है हम इसके अंदर ही पढ़ते हैं। ठीक है, बिल्कुल। एग्रो फॉरेस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स विद फॉरेस्ट के साथ, फॉरेस्ट के बीच में कहें तो ऐसे हम लोग जब उनको मैनेज करके चल रहे हैं कि हम लोग फॉरेस्ट क्रॉप भी लगा रहे हैं और अपनी एग्रोनॉमिक जितनी भी क्रॉप्स हैं उन सबको भी लगा रहे हैं, तो बिल्कुल उसे हम लोग एग्रो फॉरेस्ट्री कहेंगे। ठीक है, अब हमारे पास आता है, जब क्योंकि अभी हमने एग्रो फॉरेस्ट्री का पढ़ ही लिया, तो एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंस क्या है एग्रीकल्चर की इन फॉरेस्ट्री। तो एग्रो फॉरेस्ट्री, पहली बात उससे हम लोग क्या कर रहे हैं, जब मैं ये धान लगाई हुई है, ये तो चलो हम लोग एज अ विंड ब्रेक की तरह यूज करें। अगर आपने कभी देखा होगा सफेदे के पेड़ को हम लोग यूज करते हैं, तो ये जो है सफेदे का पेड़, इट एक्ट एज विंड ब्रेक। यूकेलिप्टस जिसे कहते हैं उसको हम एज अ विंड ब्रेक की तरह यूज करते हैं कि बाउंड्रीज पे हम लोग जो है वो लगा देते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही क्या इंपॉर्टेंस है, तो पहली बार तो आती है कि हम उसको उसमें लैंड की प्रोडक्टिविटी को बढ़ा रहे हैं, उसकी यूटिलाइजेशन सही तरीके से कर रहे हैं। सेकंड आता है कि वो हमें एज अ विंड ब्रेक की तरह भी हेल्प करता है, हम उसको यूज कर सकते हैं। तीसरा आता है सॉइल का, तो बिल्कुल उसमें हम लोग प्रिवेंट कर रहे हैं, अपनी इरोजन को प्रिवेंट कर रहे हैं, सॉइल की खुद की जो स्ट्रक्चर है उसको इंप्रूव कर रहे हैं। ठीक है, ग्रोइंग ऑफ क्रॉप अलोंग विथ फॉरेस्ट, सॉइल इरोजन रिड्यूस। बिल्कुल। सेकेंड आता है कि अब वहां पर जो लोकल रहने वाले हैं, यानी कि माइक्रो क्लाइमेट एक होता है क्लाइमेट, जब हम लोग पूरे ओवरऑल की बात कर रहे हैं। माइक्रो, या जैसे कि मैं कहूँ मैं ऑफिस में बैठी हूँ तो मेरे आसपास कैसे सब मेरे साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, कैसे मेरी बात हो रही है, कैसे मैं काम कर रही हूँ, तो वो मेरा एक माइक्रो क्लाइमेट बन जाता है, यानी कि मेरी सराउंडिंग कैसी है, ऑरा कैसा है मेरे आसपास का। सिमिलरली वो भी अगर सोचिए एक पेड़ के प्लांट के आसपास जो हम अलग अलग पेड़ लगा रहे हैं ताकि उसको जहां पे जो न्यूट्रिशन चाहिए वो भी मिलता रहे, अगर उसको पॉलिनेटिंग एजेंट चाहिए तो वो भी उसको आराम से मिल जाएगा। तो वो क्या इंप्रूव कर रहा है, उसकी माइक्रो क्लाइमेट को इंप्रूव कर रहा है एंड इवेपो ट्रांसपिरेशन को भी इंप्रूव कर रहा है लोस इन नियर बाय फील्ड्स। ठीक है, थर्ड आता है
सिल्वो पास्टोरल सिस्टम, यानी कि सिल्वीकल्चर एंड साथ साथ हम लोग उसमें क्या कर रहे हैं, पास्चर जो वो क्रॉप्स हैं उनको भी लगा रहे हैं। तो यहाँ पे सिल्वो पास्टोरल सिस्टम में क्या होता है, फोडर एंड फ्यूलवुड, फ्यूलवुड में यहाँ पे हमने सिल्वीकल्चर को लिख दिया और फोडर में यहाँ पे हमने पास्टोरल का वर्ड यूज किया। तो इन दोनों का जब हम लोग मिश्रण कर रहे हैं तो उससे भी हम लोग जो है ड्राई लैंड में अपनी प्रोडक्शन बढ़िया करवा सकते हैं। ये था एग्रीकल्चर का, यानी कि जब हमने एग्रो फॉरेस्ट्री की बात किया तो हमें क्या बेनिफिट हो रहा है, क्यों हम लोग एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री को जोड़ने पर लगे हैं। ठीक है, ये था हमारा अभी तक का पॉइंट। नेक्स्ट चलते हैं, यहां तक किसी को कोई डाउट आ रहा है तो पूछ लीजिए। हाँ जी, यहां तक कोई डाउट तो पूछिए। अब यहां से हमारा ना वो काम शुरू हो रहा है जो हमसे एग्जाम में पूछेगा। पहले मैं आपको जितने इंस्टीट्यूट होंगे, इसके अलावा आई डोंट थिंक सो, मैंने अपनी तरफ से ट्राई किया कि जितने इंस्टीट्यूट हैं हमारे फॉरेस्ट्री को लेके, सब के सब आपको आज की पीपीटी में मिल जाएंगे। अगर कोई भी एक आध अगर लगा तो बिल्कुल उसे ऐड कर लेना। वैसे मेरी तरफ से आपको सारे के सारे इंस्टीट्यूट्स दे दिए मैंने। ठीक है, चलो फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। हाँ जी, एक आप सबने वो शॉर्ट देख ली थी स्कीम्स वाली, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है और अभी रिसेंट आई है, इसलिए वो और भी ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाती है। जो मैंने डाली थी प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, ठीक है, उसको ध्यान से पढ़ना, उसमें जितने पॉइंट्स है उसको एड ऑन जरूर करना। और कल एक मैंने अपने टेलीग्राम पर 2 क्वेश्चन शेयर किए थे, वो भी किसी के एग्जाम में, बिहार के एग्जाम में जीएस पार्ट में क्वेश्चन पूछे गए थे एग्रीकल्चर करंट अफेयर के, इसलिए वो दोनों क्वेश्चन हमारे लिए बनते हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो वो दोनों चीज को ध्यान से सुनना। चलिए, तो अब हम आते हैं अपने मेजर इंस्टीट्यूट्स को लेके, जितने भी हमारे फॉरेस्ट्री को लेके इंस्टीट्यूट्स हैं इंडिया में। अब ये पहले इंस्टीट्यूट, उसकी लोकेशन, उसके काम से पहले हम लोग एक बार एक रिकैप कहीं या कहीं हम लोग एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि भाई इन इंस्टीट्यूट्स का नाम क्या क्या। ठीक है, तो यहां पे पहला हमारे पास आता है ICFRE, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ICFRE क्या है ये? इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन, दिस इज द इंस्टीट्यूट। अब आगे मैं आपको पिछली स्लाइड में पढ़ाऊंगी क्या काम करता है ये, वो हम लोग आगे देखेंगे, पर अभी तक हम सिर्फ फुल फॉर्म पहले उस पर फोकस करते हैं। ठीक है, तो इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन। सेकेंड आता है TFRI, यानी कि ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। ऐसे ही एक और दिखेगा RFRI, वो रेन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट हो जाएगा। ठीक है, थर्ड हमारे पास आता है IFGTB, IFGTB यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट की जेनेटिक्स एंड ट्री ब्रीडिंग के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। क्या है? इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट जेनेटिक्स एंड ट्री ब्रीडिंग। ये सारे क्वेश्चन मैं एक बार आपके एंड पे लेती हूँ, टेलीग्राम लिंक मैं आपको दे दूंगी, करंट अफेयर PDF, बिल्कुल वो आपको सबको जो है उसमें मिल जाती है, संकल्प बैच में जाके आएगा, उसमें अपलोड हो जाती है। ठीक है, एक बार फिर मेरा बार बार ध्यान इधर आ रहा है। ओके, चलो, तो इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट जेनेटिक्स एंड प्लांट ट्री ब्रीडिंग। नेक्स्ट आता है FRI, सब बच्चों ने सुना होगा, सबने सुना होगा FRI यानी कि फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। उसके बाद IFP-IFB मतलब कि इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट की प्रोडक्टिविटी, एंड IFB का मतलब कि इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट बायोडाइवर्सिटी। ये दोनों इसकी फुल फॉर्म है। एक बार सब वापस आ जाओ, सब वापस आ जाओ यहां पे एक बार देखो। ठीक है, ये बाद में हम लोग डिस्कस करते हैं। देन हमारे पास आता है IWST यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ वुड साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर जो सारी रिसर्च करेंगे। अब ये जो नीचे इंस्टीट्यूट है ये है हमारे पास ICFRI, इंस्टीट्यूट ऑफ ICFRE सॉरी, तो इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन, ये हमारा वो इंस्टीट्यूट है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि ये सारे इंस्टीट्यूट, सबके आपको फुल फॉर्म बिल्कुल याद करनी है। अब इन सबके पढ़ते हैं लोकेशन क्या है, और देन पढ़ेंगे कि इनके की डोमेन यानी कि किस पे ये लोग काम करते हैं। तो पहला आता है
इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन कहां पर है? ये देहरादून उत्तराखंड में प्रेजेंट है। अब जहां पे जिसका नाम ही कह रहा है कि भाई मैं फॉरेस्ट्री पे रिसर्च और एजुकेशन पे काम करूंगा, यानी कि ये एपेक्स हमारी टॉप लेवल की फॉरेस्ट्री इंस्टीट्यूट है जो कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे काम करेगी। R&D मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे काम करेगी। सेकंड हमारे पास आता है फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, सबने सुना होगा, इसकी लोकेशन भी पता होगी, जो है देहरादून, अगेन उत्तराखंड, ठीक है, यूके इज उत्तराखंड। इसका क्या काम है? फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ये सारा जितना भी सिल्वीकल्चर, उसके रिलेटेड जो एनिमल्स होंगे, प्लांट वो होते हैं, उनके बारे में स्टडी करना और इसमें जेनेटिक्स पे काम करना, ये सारा जो काम होता है ये हमारा FRI करते हैं। नेक्स्ट आता है फॉरेस्ट की जेनेटिक्स एंड ट्री की ब्रीडिंग पे काम करना। तो ऐसा इंस्टीट्यूट जो हमारे फॉरेस्ट की जेनेटिक्स और उसकी ट्री में क्या क्या हम लोग और ब्रीडिंग कर सकते हैं उस पे काम करेगा, तो वो है कोयम्बटूर, तमिलनाडु में प्रेजेंट है। अब ये क्या काम करते हैं, जहां पे हमें उन्होंने बता ही दिया कि उसकी जेनेटिक्स और ब्रीडिंग पे काम करना है, तो इसके लिए वो बायोटेक वगैरह के साथ डील करेंगे, ठीक है, और PBG प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स पे काम करेंगे। फोर्थ हमारे पास आता है AFRI, जिसका कि क्या है? एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। सो दिस इज ए जो है ये आपको पीछे मेंशन नहीं थे इसलिए मैं यहां लिख देती हूं, एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। TFRI जो कि ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। एक और बता देती हूँ, R इज रेन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, ये दोनों पीछे मेंशन नहीं थे अगली स्लाइड पे, यानी कि तो मैंने यहां लिख दिया। AFRI एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, एरिड एरिया में ही, एरिड जोन में ही प्रेजेंट होगा, बिल्कुल आदित्य, राजस्थान, तो ये है जोधपुर में। एरिड में है तो ये क्या काम करेगा? वहां पे हम लोग कैसे अलग अलग पेड़ पौधे लगा सकते हैं, पेड़ लगा सकते हैं, एक जंगल वन जो है उसको एस्टेब्लिश कर सकते हैं, तो एरिड फॉरेस्ट्री पे। और साथ साथ वहां पर जितने बड़े बड़े टिब्बे आ जाते हैं, ड्यून के मैनेजमेंट हम कैसे करें, कि ये ना हो कि मैं एक वन लगा रहा हूं उसमें बीच में इतने बड़े बड़े, उनको मैं कैसे मैनेज करते हुए एक वन पे फोकस करूं, तो ये सब हमारा करता है एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। कहां पे प्रेजेंट है? मेरे साथ साथ बोलते रहिए, कहां पर प्रेजेंट है? जोधपुर में, ठीक है, इसलिए मैं काफी धीरे धीरे और रिपीट कर करके बोल रही हूं ताकि आप लोग भी साथ साथ उसको लिखते रहो या रिवाइज करते रहो मेरे साथ। नेक्स्ट आता है TFRI यानी कि ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। कहां पे? जबलपुर, मध्य प्रदेश में प्रेजेंट है। क्या इसका काम है? अगर ट्रॉपिकल एरिया में तो ये वहां पर ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्री पे काम करेगा और उसकी रिसर्च वगैरह उन सब पे फोकस करेगा। नेक्स्ट आता है IFP यानी कि फॉरेस्ट की प्रोडक्टिविटी पे प्रेजेंट है, रांची, झारखंड में। क्या काम करेगा? फॉरेस्ट की प्रोडक्टिविटी पे ही फोकस करेगा। IFB यानी कि बायोडाइवर्सिटी पे, कैसे हम उसमें अलग अलग जो है प्लांट्स को, स्पीसीज को बढ़ाया जाए, स्पीसीज काउंट को कैसे मैं बढ़ाऊं, कि अगर मैं कहूं कि हाँ भाई हमारे जंगल में 11,000 डिफरेंट स्पीसीज मिलती है, तो बायोडाइवर्सिटी पे कैसे फोकस किया जाए, ये कहां पर है? हैदराबाद, तेलंगाना में प्रेजेंट है। और ये एक मिनट, बायोडाइवर्सिटी फॉरेस्ट्री पे ही फोकस करेगी तमिलनाडु में, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है RFRI यानी कि रेन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। कहां पर है? जोरहट, असम में प्रेजेंट है, असम में प्रेजेंट है। ये सारा रेन फॉरेस्ट का इकोसिस्टम है, उसको समझेगा, उस पर हम लोग कैसे और इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। और एंड पे आता है वुड साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, जब हमने बात की थी उसका इंस्टीट्यूट, वो है बेंगलोर में प्रेजेंट है, कर्नाटका। और इसका काम सारा यही है कि हमें वुड साइंस और उसको हमें कैसे सही तरीके से यूटिलाइज करना है, उस पर काम किया जाए, ठीक है। क्योंकि हर इंस्टीट्यूट का काम क्या होता है कि उसको हम लोग और प्रमोट कैसे करें, इंप्रूव कैसे करें, उसकी यूटिलाइजेशन को कैसे इंक्रीज करें। तो ये ऑलमोस्ट सारे के सारे इंस्टीट्यूट हैं, 2-3 और हैं, मैं आपको अगली स्लाइड पे पढ़ा दूंगी वो। तो ये हमारे ऑलमोस्ट मेजर फॉरेस्ट्री के इंस्टीट्यूट जो कि पूछे जा सकते हैं, इसमें से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कुछ हमारे मेजर ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कई बार एग्जाम में मैंने IFP का क्वेश्चन देखा है कि फॉरेस्ट प्रोडक्टिविटी पे बताइए क्या काम करते हैं। ये आपको सारी फुल फॉर्म दे दी, उसकी पिक्चर दे दी, ICFRE की है। अब उसके बाद आते हैं हमारे पास 2-3 इंस्टीट्यूट और हैं, जिसमें पहला आता है IGNFA। प्रेजेंट कहां पर है? तो ये प्रेजेंट है देहरादून। क्या इसकी फुल फॉर्म है? तो इंदिरा गांधी नेशनल फॉरेस्ट एकेडमी। क्या काम करती है ये, डोमेन क्या है इसका? तो ये जितने भी IFS, बेहतरीन हमारी जॉब, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, उन सब एस्पिरेंट, उन सब ऑफिसर को
ट्रेन करने का काम करती है। कौन सी? इंदिरा गांधी नेशनल एकेडमी जो है हमारी, नेशनल फॉरेस्ट एकेडमी। तो इंदिरा गांधी नेशनल फॉरेस्ट एकेडमी देहरादून में प्रेजेंट है। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं FSI, दैट इज फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। तो ये बेसिकली क्या काम करते हैं, जितने भी हमारे सर्वे वगैरह निकलते हैं ना कुछ टाइम के बाद जब भी आता है, तो यही इंस्टीट्यूट है जो रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये क्या ऊपर से मैपिंग वगैरह करके देखेगी कि हाँ भाई इस एरिया में यहाँ पे फॉरेस्ट जो है वो हमें प्रेजेंट है। जैसे जो हमारा क्राइटेरिया रहता है कि 33% एरिया अंडर होना चाहिए, ये सब वो ये चेक करते हैं। तो ये रिमोट सेंसिंग बेस्ड फॉरेस्ट मैपिंग करेंगे और उसकी कवर जो रिपोर्ट हम लोग पढ़ते हैं वो भी हमें फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ही देती है। ठीक है, ये था हमारा जितने भी इंस्टीट्यूट्स हमारे इंपॉर्टेंट हैं रिलेटेड टू फॉरेस्ट्री। यहां तक सबको क्लियर है? बताइए, यहां तक क्लियर है सबको? क्लियर है? ओके जी, चलो अब हमारा पार्ट आता है फॉरेस्ट लेयर्स। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, या कहें हम फॉरेस्ट की स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं। एक बार इस पिक्चर को देख लो और आप सोच लो कि आप किसी वन में खड़े हो, जंगल में, वन में खड़े हो। ठीक है, इस तरीके से आप देखोगे, आप खड़े होगे यहां पर फॉरेस्ट फ्लोर पे, आप लोग खड़े होगे। तो आप खड़े हो यहां पर फॉरेस्ट फ्लोर पे। अब आप देखोगे कि कुछ जो है ऑर्गेनिज्म स्पीसीज जो है वो बिल्कुल जमीन पर है, कुछ की हाइट आपके नी तक है, कुछ उससे लंबे हैं। ठीक है, कुछ आएंगे देन उससे लंबे, और अल्टीमेटली जो होंगे वो होंगे सबसे लंबी लेंथ के, सबसे लंबे हाइट वाली। ठीक है, अब आप देखोगे कि जो नीचे स्पीसीज है ना उसके तक तो बिल्कुल भी धूप पहुंच ही नहीं पा रही। तो वो ऐसी स्पीसीज जो कि इस कंडीशन को, जिसको पता है कि भाई मैं ऐसी कंडीशन में हूं जहां पे धूप आएगी नहीं आएगी, तो वैसी पर्टिकुलर स्पीसीज जो होंगी वो हमारी कहां पर प्रेजेंट होती है? फॉरेस्ट फ्लोर पे। तो ये जो होते हैं हमारे पास डिफरेंट लेयर्स होती हैं एक फॉरेस्ट में। ठीक है, ये देखो ना, ये हिंदी में ही तो है लिखा है, ये सब कुछ हिंदी में ही लिखा है आदर्श। क्या होता है? बायलिंगुअल। ठीक है, यानी कि मैं बोल कैसे रही हूं, मैंने इंग्लिश का एक वर्ड नहीं अभी यूज किया, हिंदी में ही बोल रही हूं। ठीक है, अभी आपको जितने एमसीक्यूज मैं टेलीग्राम पर शेयर करती हूँ सब दोनों लैंग्वेज में ही करती हूँ, पर जब पढ़ाना होता है तो पीपीटी की लेंथ इतनी लंबी चौड़ी लगेगी और आप लोग ही डिस्टर्ब हो जाओगे कि भाई इतना लंबा लंबा देख के पढ़ने का मन नहीं कर रहा। ठीक है, इसीलिए क्रिस्प और सिंपल लैंग्वेज में ही लिख के दिया जाता है और बोलते हम लोग इसीलिए हिंदी में है। ठीक है, चलिए तो फॉरेस्ट लेयर की बात कर रहे थे, यानी कि ढांचा समझ लेते हैं हमारे फॉरेस्ट का कैसा रहता है, जो उसके लेयर्स है। तो यहाँ पे हमने पहली बात तो देखी, एक सिंपल सी पहली बात पढ़ लेते हैं कि जो एवरग्रीन फॉरेस्ट है, जैसे कि अमेज़न हो गया, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हो गया, उन सब में हमें कुछ ऐसी जो लेयर्स होती हैं, उनका एक पर्टिकुलर कोई स्ट्रक्चर होता है जिसमें हमें ये डिफरेंट जो लेयर्स है ये देखने को मिलती है। स्ट्रक्चर का यानी कि मतलब कि हम उसमें डिफरेंट लेयर्स की बात कर रहे हैं, जिसमें हमारे जो सारे पेड़ पौधे होते हैं उसमें रखे होते हैं, यानी कि वो वैसे ही जो होते हैं वो उगते हैं। यहां पे ध्यान देते हैं, सबसे पहली जो हमारी लेयर आती है वो है एमरजेंट लेयर। ठीक है, सेकेंड जो लेयर है, अब एमरजेंट लेयर यानी कि कुछ ही एकदम जिसकी हाइट बहुत लंबी चौड़ी है वो एकदम ऊपर तक चला जाएगा। सेकेंड जो हमारी लेयर है वो है कैनपी लेयर। अब पहले हम लोग पढ़ते हैं अपनी पिछली लेयर जो कि है एमरजेंट लेयर। तो लेयर जो है उसको हमने टू बॉटम तक जो है वो डिवाइड किया हुआ है। बिल्कुल एमरजेंट लेयर का फायदा ये है बिकॉज इसको सबसे ज्यादा जो है डायरेक्ट, अगर यहाँ पे सन है तो उसको सबसे ज्यादा डायरेक्ट सनलाइट मिलती है। इवन कैनपी लेयर तक भी सनलाइट जो है वो पहुंच जाती है, बट बिल्कुल नीचे वालों को कोई सनलाइट नहीं मिलती। तो यहाँ पे पहले आते हैं एमरजेंट लेयर। एमरजेंट लेयर किसके बने होते हैं? तो यहाँ पर वेरी टॉल ट्रीज आएंगे दैट रिसीव कांस्टेंट, हर टाइम उनको कांस्टेंट वे में जो धूप है, सनलाइट है, वो मिलती रहेगी। एंड विद क्राउन एट अ टॉप, यानी कि क्राउन का मतलब कि ये जो उनकी की छतरी जिसको हम लोग कह देते हैं, तो उनकी इतनी बड़ी चौड़ी, हमें सबसे अगर दूर से देखेंगे तो हमें उन्हीं की जो छतरी होती है यानी कि क्राउन जो है वो देखने को मिलता है। ठीक है, और जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इसके क्राउन को ही कई बार कहा जाता है ओवर स्टोरी।
समझे? दोबारा बोलती हूं मैं, जो सबसे पहली लेयर थी हमारी वो थी एमरजेंट लेयर, सबसे टॉल, जिसमें सबसे ज्यादा टॉल ट्रीज आ रहे हैं, कांस्टेंट उसको सनलाइट मिल रही है, और क्या है उसकी जो टॉप पे हमें क्या दिख रही होती है, एक क्राउन दिख रहा होता है, ठीक है? तो इसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, ओवर स्टोरी। सेकेंड पॉइंट है, इस लेयर में अब क्या क्या आता है, पहली बात तो हमने पढ़ लिया, टॉल ट्रीज आएंगे जिसमें स्ट्रेट ब्रांचेस होंगी, और उसके जो पत्ते होते हैं ये ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि ऐसे ही होंगे पत्ते, मोस्ट ऑफ द में जब हम देखते हैं तो ऐसे ही निकलते हैं कि इसके जो पत्ते होते हैं थोड़े तीखे होते हैं, क्योंकि अगर डायरेक्ट सनलाइट भी पड़ रही है तो यानी कि उसमें इवेपो ट्रांसपिरेशन भी तो बहुत जल्दी जल्दी होगी ना, ट्रांसपिरेशन भी उतनी जल्दी होगी, तो उसकी अरेंजमेंट कुछ ऐसी होती है कि उसके जो पत्ते होते हैं थोड़े से वो पॉइंटेड टाइप के होते हैं, ठीक है? ऑफ द ट्री इज अ क्राउन। तो ये वही बात जो है दोबारा लिखी गई है, एट द टॉप ऑफ द ट्री इज क्राउन हमें देखने को मिलता है। ये थी हमारी पहली लेयर जो कि एमरजेंट लेयर। अब जो सेकेंड लेयर हमारे पास आती है वो है कैनपी लेयर, ये हमारी सेकेंड लेयर आएगी, कैनपी लेयर। अब कैनपी लेयर की बात करें जिसमें बिल्कुल उसमें भी अपर मोस्ट ब्रांचेस ही आती हैं, ऊपर ऊपर की ब्रांचेस पत्ते और टॉल ट्री के आएंगे, बट वो एक और एक किसकी तरह एक्ट करते हैं, क्योंकि सारे ट्रीज जो है हमारे वो इमरजेंट लेयर में नहीं आते, इमरजेंट ओनली आर द वंस जिनकी हाइट बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी है वो, बट जो मेजर ट्रीज होते हैं वो हमारे इसी कैटेगरी में आते हैं, यानी कि कैनपी लेयर। तो ये सारे किसकी तरह एक्ट करते हैं, ये जैसे एक छत बना देते हैं नीचे वालों के लिए, ठीक है? तो दिस कैनपी लेयर एक्ट एज रूफ ओवर द फॉरेस्ट ग्राउंड, जिसको हम लोग एक छतरी कह देते हैं कि कैनपी इनकी बन जाती है। तो बेसिक जो रूफ लाइक स्ट्रक्चर होती है वो कौन बनाते हैं, हमारी कैनपी लेयर, क्योंकि सबकी हाइट लंबी भी नहीं हो सकती, बट मेजोरिटी की हाइट कैसी रहती है, कैनपी लेयर जैसी हाइट होती है, तो वो एक छत बना देंगे सबके लिए जो नीचे प्रेजेंट है। तो कैनपी लेयर में मोर और लेस कहें तो इसमें कॉन्टिन्यूस में हमें जो है पत्ते, नए लेयर ऑफ लार्ज और मैच्योर ट्रीज हमें इसमें काफी सारे देखने को मिलते हैं। थर्ड पॉइंट है, इसमें क्या होता है, लीव्स इंटरसेप्ट द सनलाइट अवेलेबल टू द फॉरेस्ट, बिल्कुल इसको भी मिलती है सनलाइट, लेस देन 50% ऑफ टोटल सनलाइट फॉलिंग ऑन द टॉप। अब इसमें से अब ये जो कैनपी लेयर आ गई जिसने एज अ छत बना दी, अब इसमें से 50% से कम सनलाइट होगी जो नीचे हमारी जो नीचे प्लांटेशन है, जो क्रॉप्स लगी हुई हैं, जो उन तक सनलाइट पहुंचेगी, यानी कि अब यहां से हमारी क्या शुरू हो जाती है कि लाइट जो होती है वो सही तरीके से नीचे वाली प्लांटेशंस को नहीं मिलती, ठीक है? रिपीट बोलती हूं मैं कि कैनपी के जो लीव्स हैं वो सारी सनलाइट को ले लेते हैं, और यहां से जो नीचे सनलाइट जाती है वो लेस देन 50%, यानी कि आधे जितनी आ रही है उसका आधा ही नीचे तक पहुंच पाती है, ठीक है? तो वही लिखा है, लेस देन 50% जो है टोटल सनलाइट जो इन पे आ रही है वही बस नीचे जो पास होती है। नेक्स्ट है लास्ट पॉइंट ऑफ कैनपी लेयर, जिसमें वो है कि जो कैनपी ऑफ फॉरेस्ट इज फुल ऑफ वेरियस टाइप ऑफ एनिमल। अब यहाँ पे हमारे पास अलग अलग तरह के एनिमल, रेप्टाइल्स गए, तो यहाँ पे हमें कैनपी लेयर में देखने को मिलते हैं, जैसे कि इंक्लूड इंसेक्ट, बर्ड, रेप्टाइल, मैमल, इसी में मंकी हमें देखने को मिलेंगे। तो ये सब जो हैं ये एनिमल्स, इनकी रिहाइश कहाँ पे होती है, कैनपी लेयर में, ठीक है? तो ये था हमारा सेकेंड लेयर विच इज कैनपी लेयर। पहली एमरजेंट लेयर टॉप लेयर है, सेकंड आती है कैनपी लेयर जिसको हमने ओवर स्टोरी कहा था एमरजेंट लेयर को, ठीक है? सेकंड हमारे पास आती है कैनपी लेयर जो कि एक छत की तरह एक्ट करती है, यहां से अब आधी परसेंटेज होती है सनलाइट वही नीचे तक पहुंच पाती है। अब नेक्स्ट हमारे पास आती है अंडर स्टोरी लेयर। सो दिस इज द थर्ड लेयर जिसको हमने क्या नाम दिया है, अंडर स्टोरी लेयर, ठीक है? तो ये हमारी आती है। अब जो कैनपी लेयर के नीचे वाली लेयर आ गई उसको हम लोग क्या कहते हैं, और उसके नीचे यानी कि अंडर स्टोरी लेयर। तो यहाँ पे क्या है, अब ये कैनपी लेयर से नीचे वही बात, यहाँ पे अब सनलाइट और कम आएगी, लिमिटेड सनलाइट रहेगी। तो यहाँ पे अब किस तरीके के पेड़ पाए जाएंगे, जो कि शेड, क्योंकि वहां पे सनलाइट तो आएगी नहीं, तो जो शेड में रह सकते हैं ऐसे ही पेड़ जो होंगे वो हमें अंडर स्टोरी लेयर में देखने को मिलेंगे, यानी कि शेड टॉलरेंट स्पीसीज, जैसे कि कुछ श्रब्स हो सकती हैं या फिर जो यंग सैपलिंग्स हैं वो हमें इसमें देखने को मिलेंगे अंडर स्टोरी लेयर में। सिर्फ एक काम की बात क्या थी कि जो शेड को यहाँ पर टॉलरेंट कर सकते हैं वही पाए जाएंगे। तो एनिमल्स जैसे यहाँ पर भी बिल्कुल फ्रॉग हो गए, रेप्टाइल हो गए, वो सब मैमल्स वगैरह जो है यहाँ पे रेप्टाइल हो गए, इंसेक्ट्स हो गए, मंकी, ये सब हमें यहाँ पे भी देखने को मिलते हैं अंडर स्टोरी लेयर में। अब फोर्थ हमारे पास आती है जो यहाँ पे मेंशन नहीं है, बट यहाँ पे एक चौथी लेयर भी आती है, दैट इज श्रब लेयर,
अब कई श्रब और हर्ब लेयर को इकट्ठा लिखते हैं, पर मैं आपको अलग अलग से बता देती हूँ ताकि आपको दोनों लेयर्स का डिफरेंस तक समझ आ जाए, ठीक है। तो फोर्थ है हमारे पास श्रब लेयर, और यहां पे मैं आपको फिफ्थ बताऊंगी, फिफ्थ होगी यहां पर हर्ब लेयर, एंड सिक्स्थ हम लोग पढ़ेंगे फॉरेस्ट फ्लोर, यानी कि अब हम जमीन की यहां पे बात करेंगे। तो एमरजेंट लेयर, कैनपी लेयर, अंडर स्टोरी, श्रब लेयर, हर्ब लेयर और फॉरेस्ट फ्लोर, ठीक है। तो हमारे पास फोर्थ अब आती है श्रब लेयर। अब श्रब लेयर थोड़ा नाम से भी हमें क्लियर हो रहा है कि यहाँ पे जो वेजिटेशन है इन अ फॉरेस्ट विच इज जस्ट, पहली बात तो अंडर स्टोरी लेयर के बिल्कुल नीचे वाली आ गई हमारी श्रब लेयर, तो इसीलिए इसका नाम क्या है, एक मतलब कि क्या नाम इसको कहते हैं, श्रब लेयर। श्रब के अंदर अब कौन कौन से आते हैं, जितने भी हमारे मैच्योर श्रब्स एंड बुशेस, ये सब हमारी श्रब लेयर के अंदर आती है। इसके बाद में इसकी लेंथ लिखिए कि कितना साइज वगैरह होता है। तो जो श्रब है उसमें छोटी छोटी वेजिटेशन हमें देखने को मिलती है विच इज बिटवीन 1 मीटर से 2 मीटर जो है इसकी हमें श्रब्स बुशेस देखने को मिलती है हाइट फ्रॉम द फॉरेस्ट फ्लोर, यानी कि जमीन से अगर मैं बात करूंगी तो इसकी हाइट 1 से 2 मीटर की इसकी हाइट होती है, ठीक है। तो ये हमारा था, ये क्या हो गया, एक सेकेंड रुकिए। हाँ जी बिल्कुल, एमरजेंट, कैनपी, अंडर स्टोरी, श्रब ना, रोहन यराज यहाँ पे गलत है, श्रब लेयर अलग है, हर्ब लेयर अलग है, और उसके बाद आती है हमारी श्रब फॉरेस्ट फ्लोर, ठीक है। नहीं पता नहीं, कर दूंगी। हाँ जी, आप 2 सेकेंड रुकिए एक बारी। हेलो, हाँ जी, हाँ जी। तो हम लोग थे अंडर स्टोरी लेयर, देन श्रब लेयर हमने पढ़ ली भी, इसमें क्या क्या आता है। ठीक है, इमरजेंट लेयर और कैनपी लेयर में, ठीक है मैं बताती हूँ। देखो इमरजेंट लेयर तो सबसे टॉप लेवल की होगी। अच्छा चलो मैं और इससे एक इजी एग्जांपल की बात देती हूँ। इसके बाद पहले श्रब हब लेयर करवा दूं या फिर पहले वही बता दूं, पहले वही बता देती हूँ। देखो क्लास में होता है ना कि हम एक चीज कहते हैं कि सबसे लंबी हाइट एक अलग सी हाइट की जितनी नॉर्मल हम लोग देखते हैं एवरेज लोगों में नहीं दिखती है, ठीक है। एक मैंने वर्ड बोला एवरेज और एक मैंने बोला बहुत ही ज्यादा। तो एक आध क्लास में हमारा कोई बच्चा होता है जिसकी हाइट एकदम बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। बट अगर जब हम बात करते हैं कि एवरेज अगर हम लोग लड़कियों की हाइट या लड़कों की हाइट बोलते हैं तो वो कितनी होती है, ऐसे ही ये एक जो इमरजेंट लेयर है वो एक आध ऐसी लेयर है जो एकदम एक्सट्रीम हाइट, क्योंकि ऐसे पेड़ों की बहुत ज्यादा हाइट होती है, पर ये ज्यादा नहीं होते, ये एक दो मतलब ऐसे ही होते हैं। मेजर जो हमारे पास कैटेगरी आती है, क्योंकि मैंने क्यों बोला कि कैनपी लेयर हमारी छत बनाती है, बिकॉज ये तो जो है इमरजेंट लेयर है वो तो कोई एक आध 2-3 ऐसे होंगे जिनकी बहुत ज्यादा हाइट है। बट जब हम लोग एवरेज की बात करते हैं, आप सोचो ना वहां पे वन में खड़े हो, फॉरेस्ट में खड़े हो, तो वहां पे एक आध होगा जिसकी हाइट बहुत ज्यादा लंबी है, पर मेजोरिटी ऑफ जो सबकी हाइट होगी वो इक्वल वैसी सी होगी, मतलब यानी कि इक्वल सी होगी, कोई 2-3 मीटर ऐसे हल्का हल्का जो है उसका फर्क देखने को मिलेगा। ऐसे ही जो
एमरजेंट लेयर है, एमरजेंट लेयर तो सबसे वेरी टॉल ट्रीज वाली हैं और ऐसी बहुत ज्यादा नहीं होती, पर जो हमारी छत होती है फॉरेस्ट की, एवरेज ट्रीज ही बनाते हैं, यानी कि जिनकी हाइट हमें एवरेज मेजर हाइट जिनकी देखने को मिलती है वही जो है हमारे कैनपी लेयर यानी कि रूफ जो है वो बनाएंगे। बिल्कुल आदित्य ने सही वर्ड पकड़ा, एवरेज कैनपी। क्लियर है भूमिका? बिल्कुल प्रेरणा, एमरजेंट कैनपी, अंडरस्टोरी, श्रब, हर्ब एंड फॉरेस्ट फ्लोर। सिमू आप क्या कह रहे हो? ठीक है, क्लियर है भूमिका? बता दीजिए मुझे, और अगर किसी को और भी डाउट है तो वो भी पूछ लीजिए कि एमरजेंट सबसे ज्यादा एक आध कोई होगा जिसकी बहुत लंबी हाइट है, देन कैनपी, उसके बाद हमारी अंडरस्टोरी, देन श्रब लेयर, उसके बाद अब जो हमारे पास आती है वो है हर्ब लेयर। नाम से भी क्लियर हो रहा है, और मैंने आपको बताया भी कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो होता है इन दोनों को, श्रब और हर्ब लेयर को एक ही कैटेगरी में रखते हैं कि भाई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा बहुत ही, बट श्रब और हर्ब लेयर में जो मैंने एक लाइन का डिफरेंस रखा है वो सिर्फ ये है कि जो श्रब लेयर से निचली लेयर में आ गई, ठीक है, ये तो हमें पता है, तो इसमें बेसिकली क्या आती है, छोटी छोटी, उससे भी छोटी हाइट की हर्ब्स होगी, कुछ फर्न्स होगी और ग्रासेस होगी। ये चीजें जो हैं, क्योंकि ग्रास एकदम जमीन के थोड़ी सी हाइट पे रहती है, ठीक है, ऐसी जो फर्न्स होती हैं वो थोड़ी सी हाइट पे रहती हैं, जो छोटी छोटी हम लोग हर्ब्स देखते हैं वो बिल्कुल थोड़ी हाइट पे ही हमें देखने को मिलती है, जबकि श्रब उससे थोड़ी लंबी हाइट की रहती है। तो ये हल्का सा डिफरेंस है श्रब लेयर और देन हर्ब लेयर में। तो हर्ब लेयर जो है कहें तो वो लोएस्ट लेयर है वेजिटेशन का इन फॉरेस्ट, यानी कि जिसके पत्ते भी होंगे, लीफी प्लांट्स होंगे, ठीक है। तो पहला नीचे हमारे पास है फॉरेस्ट फ्लोर, फॉरेस्ट फ्लोर के ऊपर आएंगे तो हमारे पास आती है ये हर्ब लेयर, जिसमें छोटे छोटे से हमें देखने को मिलेंगे। तो एक बढ़िया से इसकी पिक्चर ही बना लेते हैं फिर हम। तो सबसे नीचे आएगी हमारे पास एकदम जमीन, जिसको हम लोग क्या नाम देंगे, फॉरेस्ट फ्लोर। अब जो उससे थोड़ी सी बड़ी हाइट पे लगे होंगे इनको हम लोग नाम दे देंगे कि दिस इज अ हर्ब लेयर, हर्ब लेयर। उसके बाद जो थोड़े और लंबे हाइट के निकलेंगे दे विल बी श्रब लेयर। अब उसके बाद हमारे बड़े बड़े जो ट्रीज रहते हैं वो शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे उसके बाद हमारे पास आ जाएगा अंडर स्टोरी, देन कैनपी लेयर, ये आ गया हमारे पास कैनपी लेयर, और अंत में बात करें तो हमारे पास आएगा एमरजेंट। तो ये है हमारे पास एमरजेंट लेयर, ठीक है। ओके तो चलिए, अब हमने डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स भी बना लिया। अब जो हमारी आखिरी लेयर बची है वो है फॉरेस्ट फ्लोर, यानी कि बिल्कुल अब हम लोग जमीन की बात करें, जमीन की बात करें, यानी कि वहां पे हमें एनिमल्स जो रेंगने वाले होंगे वो सब हमें कहाँ पे देखने को मिलेंगे, फॉरेस्ट फ्लोर पे ही देखने को मिलेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे। तो दिस इज, इसको और क्या कहते हैं कि ये तो ग्राउंड सरफेस ही हो गया हमारे फॉरेस्ट का, जंगल का एकदम देखेंगे, वन का ग्राउंड सरफेस क्या है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फॉरेस्ट का फ्लोर। इस पे हमें छोटे छोटे कुछ जो लीफलेस प्लांट्स होंगे वो देखने को मिलेंगे, जैसे कि मॉसिस, लिवरवर्ट्स, ये सारे जो है लाइकन्स, ये सब के सब हमें जो बिल्कुल लीफलेस है सब हमें नीचे एकदम जमीन पे देखने को मिलेंगे। द लार्जेस्ट एनिमल जो होगा वो भी कहां पर ही बैठा होगा, वो भी जमीन पर ही बैठा होगा, यानी कि फॉरेस्ट फ्लोर पे ही हमें वो देखने को मिलेगा। और यहाँ पे क्या करेक्टर है कि सबसे कम लाइट कहें बिल्कुल यहीं पे आएगी, और पर लाइट सबसे कम है, पर मोस्ट न्यूट्रिएंट की रिसाइकलिंग कहां पर चल रही होगी, वो यहां पर ही चल रही होगी। तो ये दोनों अलग अलग पॉइंट्स और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि सबसे कम लाइट और सबसे ज्यादा जो रिसाइकलिंग चल रही होगी वो इसी लेयर पे चल रही होगी, ठीक है। तो ये था हमारा अभी तक का फॉरेस्ट के बारे में। हमने जितना फॉरेस्ट, फॉरेस्ट्री इंस्टीट्यूट्स बहुत इंपॉर्टेंट, एंड देन डिफरेंट लेयर्स। किसी को कोई डाउट हो किसी लेयर में, हमने 6 लेयर पढ़ी हैं, अदरवाइज आप कई बुक्स में 5 भी पढ़ सकते हो। तो बेसिकली मैंने आपको एक एक करके जो है सब में कैटेगराइज कर दिया। जल्दी से बताइए, देन आपके लिए 2-3 क्वेश्चंस हैं वो करते हैं। चलिए बताइए, जितने क्लास में प्रेजेंट हैं सब उसका आंसर दीजिए पहले तो। नो डाउट, ओके। चलिए तो नेक्स्ट आपके लिए क्वेश्चन है, दीजिए आंसर। रेडी हो सब क्वेश्चन के लिए? ओके जी, ओके। चलो तो फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, पहले पढ़ लो देन मैं इसके बाद, पोल शायद है ही नहीं, चलो ऐसे दीजिए आंसर।
पोल नहीं, पोल। हाँ, इस क्लास में ना शायद लगाया नहीं आदित्य, आज मैं पूछ लेती हूँ एक बार टीम से। मैं भी चाह रही थी आपका पोल लग जाए, तो आपको भी बढ़िया लगता है कि हाँ हमें विद इन टाइम पीरियड में आंसर देना है ना। चलो मैं ही टाइम शुरू करती हूँ, आप लोग दीजिए आंसर। पहले पढ़ लीजिए स्टेटमेंट्स क्या है। 47 है 48 तक पोल नहीं है, ठीक है। ओके ओके ठीक है। चलो अब आपके पोल पे भी मैं चेक कर लेती हूँ। दीजिए सब आंसर, दोबारा से दे दो जिसने दे भी दिया, और किसी एक के पीछे लग के मत आंसर देना, खुद सारे पहले चेक करिए। पहला उनका इंस्टीट्यूट और किस चीज पे वो फोकस करते हैं, ठीक है। पहला लिखा है हमारे पास IFGTB, जेनेटिक्स एंड ब्रीडिंग। नॉर्मली भी और अब नॉर्मली भी 1 घंटे का ही रहेगा ओम प्रकाश, ठीक है। 1.5 घंटे तक है वैसे हमारे पास सेशन, किसी दिन जब लगेगा तो हम लोग एक्सटेंड कर लेंगे। चलिए बताइए, चलिए आई होप सबने आंसर दे दिया है। तो इसका जो पहले करेक्ट आंसर ही देख लेते हैं क्या बनता है हमारा। तो पहले आता है जेनेटिक्स एंड ट्री ब्रीडिंग, तो ये बिल्कुल ए का फर्स्ट जाएगा, ये तो हमारा फर्स्ट ही बन रहा है। बाकी भी चेक कर लेते हैं। एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, बी का सेकंड। रेन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, सी का थर्ड। एंड वुड साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे स्टडी करना, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आप सब बता रहे थे, तो बिल्कुल वो करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल 100% का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आशीष, भूमिका, सुमित बिल्कुल करेक्ट। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, दीजिए आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज, जिसको हम लोग एरिड जोन की एफोरेस्टेशन करने के लिए यूज करते हैं, बताइए कौन से हैं। साइड पे उसी की पिक्चर भी लगी हुई है, अगर तो आपने ये देखा होगा अपने जमीन पे, अपने क्या कहूँ गांव में, तो आपको पहचान आ जाएगी। क्या ये टेक्टोना ग्रैंडिस है, क्या ये पाइनस, पाइनस किसी एंगल से लग रहा है, ये पाइनस रॉक्सबर्गाई। पाइनस तो मैं यहीं से कैंसिल कर देती हूँ, पाइनस रॉक्सबर्गाई तो बिल्कुल भी नहीं है। क्या ये प्रोपोसिस जूलीफोरा है या फिर वो शोरिया रोबस्टा है, बताइए क्या है। ये अक्सर हम लोग देखते हैं जहां पे कुछ भी नहीं लगता ये पेड़ उगा होता है। टेक्टोना, पाइनस, प्रोपोसिस और शोरिया रोबस्टा। गलत तन में गलत जा रहे हैं। हाँ जी, आई होप सबने सबने आंसर दे दिया है। देखें आंसर क्या है इसका, तो बिल्कुल रोहन, अभिषेक, अमलन घोष, बिल्कुल। तो हमारा करेक्ट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, प्रोपोसिस जूलीफोरा। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यहाँ पे डी में कंफ्यूजन चल रही थी, नहीं, रोहन, त्याग, सीमू, श्रद्धा, साई संतोष, प्रेरणा, परीक, बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो दिस इज प्रोपोसिस जूलीफोरा। ए गलत है अभिषेक, ठीक है। तो ये था हमारा आज का सेशन, जिसमें हमने फॉरेस्ट क्या है उसकी क्लासिफिकेशन हम कल पढ़ेंगे, फॉरेस्ट क्या है और उसकी ब्रांचेस भी कल पढ़ेंगे। जो हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आज पढ़े हैं, इंस्टीट्यूट्स हो गए, फॉरेस्ट्री क्या होती है और उसकी कुछ लेयर्स। हाँ जी, अब जो आप पूछ रहे थे टेलीग्राम, तो ये टेलीग्राम का लिंक है, इस पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। शगुन मैम PW, इस टाइप से आप सर्च भी कर सकते हैं। यहाँ पे ज्वाइन करके आपको आगे ऊपर एक चैट का ऑप्शन मिलेगा, जहां पे जाके आप डिस्कशन ग्रुप में एंटर कर सकते हैं, ठीक है। और जितने उसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसमें आंसर दीजिए करिए, और जो शॉर्ट्स वगैरह आती है उसको भी ध्यान से सुना करिए, बिकॉज वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ बनाई और दे दी, उसके अलावा बहुत सारे पीछे एफर्ट्स लगते हैं। आपके सामने सिर्फ वो शॉर्ट आती है, उसके बैकएंड पे जो एफर्ट्स होते हैं वो
बहुत टाइम के होते हैं, ठीक है। तो उसको ध्यान से सुना करिए, और उसमें अगर कुछ भी आपको लगता है कि हाँ हमारे एग्जाम में आएगा, यानी कि नोट्स में उसको बना लीजिए करिए। बस मेरे कहने का मतलब ये है। तो यहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अब किसी को कोई डाउट है तो पूछिए। अब जो आप लोग बीच में डाउट पूछ रहे थे अब पूछ सकते हैं। कोई किसी को कोई बैच में प्रॉब्लम आ रही हो बताइए। हाँ जी। और आप लोगों की तैयारी कैसे चल रही है, प्री की तैयारी कैसे चल रही है, पहले तो ये बताइए। आईबीपीएस एएफओ प्री की प्रिपरेशन आपकी कैसी चल रही है बताइए। हाँ जी। अरे क्यूट व्यूट मत बोला करो, मुझे मेरे पढ़ाने के तरीके पर बोला करो, ठीक है। नो मैम, ठीक है। पीपीटी के लिए ठीक है, मैं एक बारी बात कर लूंगी, पर जो आपको शॉर्ट नोट्स मिलेंगे ना आदर्श, वो होंगे आपके दोनों में, इंग्लिश और हिंदी में। क्योंकि क्या होता है, आप खुद सोचो कि अगर मैं कंटेंट आपको ऐसे डबल डबल में दूंगी तो आप लोग इतना वो हो जाओगे कि भाई एक ही स्लाइड पे मेरे को इतना कुछ पढ़ना पड़ेगा, या फिर क्या हो जाएगा कि हमें वही स्लाइड के नंबरिंग को बढ़ाना पड़ेगा, तो वही एक चीज हमारे लिए डबल डबल हो जाएगी। सो वी ट्राई कि हम लोग जो यहाँ पे लिखा है, कोई तो अगर मुश्किल वर्ड है वो साथ साथ ही हम लोग उसको हिंदी में ब्रैकेट में आप देखोगे आपको मिलेगा, कुछ भी अगर मुश्किल वर्ड आता है, ठीक है। क्लास में हम लोग यही ट्राई करते हैं कि हिंदी में ही आपसे बात करें, ठीक है। अच्छी है, ठीक है जी। क्वेश्चन प्रैक्टिस बिल्कुल आपको मिलेगी सिमू, आपको अभी डीपीपी वीकली टेस्ट दोनों मिलेंगे, इसके अलावा प्रैक्टिस शीट मिलेगी, तो खूब सारे आपके पास क्वेश्चंस हो जाएंगे, ठीक है। टेलीग्राम लिंक लो जी, टेलीग्राम लिंक देखिए, डायरेक्ट सर्च कर लो आप लोग शगुन मैम पीडब्ल्यू के नाम से, आपको दिख जाएगा। और वहां पे आगे डिस्कशन ग्रुप जो है उसमें जरूर ज्वाइन कर लेना। और आप लोग खुद भी आपस में डिस्कशन करा करिए, क्योंकि आप लोग अपने सारे एज मेट्स हैं, तो आप लोगों को पता होता है कि क्या, जैसे अब कोई बच्चा कल पूछ रहा था मेरे से, मैं नाम भूल गई, वो मेरे से पूछ रहे थे कि उनको कुछ फॉर्म वगैरह फिल करना है, तो आप लोग एक दूसरे की जरूर हेल्प किया करिए, ठीक है। इंग्लिश में ठीक है, ओके जी। हाँ जी, कोई और किसी को कोई बैच से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो बताइए। बताइए, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स। इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है, क्या प्रॉब्लम होती है? ओम प्रकाश इज द नोटिएस्ट बॉय इन आवर क्लास। सबसे जो है ना, आपस में कैसे डिस्कस करें, आपस में ऐसे होता है कि कोई डाउट अगर डाल रहा है तो उसके आंसर दीजिए, क्योंकि क्या हो सकता है कि अगर वो कोई क्वेश्चन पूछ रहा है और अगर वही वो कॉन्सेप्ट, क्योंकि क्या होता है जब हम किसी को समझाते हैं ना तो हमारा खुद का कॉन्सेप्ट जो होता है वो बढ़िया हो जाता है, ठीक है। इसलिए अगर कोई डाउट अपना डाल रहा है तो उसका आंसर दीजिए, ताकि आप लोगों के खुद के कॉन्सेप्ट बढ़िया होंगे। और सोचो अगर वही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा तो फायदा किसका है, ठीक है। डिस्कशन ग्रुप फालतू के लिए नहीं बनाया जाता, इसी काम के लिए बनाया जाता है, ताकि वहां पर आप लोग आपस में डिस्कशन करिए, मैं कुछ अगर डाल रही हूं उस पर डिस्कशन करिए इन पॉइंट्स को लेके, ठीक है। बाकी समझदार को सिर्फ इशारा काफी होता है, रिपीट रिपीट बोलने से कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। क्लियर है? चलिए, ओम प्रकाश ये कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं है, ठीक है। चलिए जी, तो सेशन को, तो चलिए सेशन को करते हैं हम एंड, और हम मिलेंगे अब कल के सेशन में, ठीक है। तो तब तक हाँ जी, हाँ जी पूछिए। टेस्ट सीरीज परचेज करनी थी, शो नहीं हो रही ऐप पे, ये मैं एक बार देख लूंगी, ये मैं एक बार चेक कर लूंगी टेस्ट सीरीज का। वैसे ये मेरे को भी बताना था कि देखो कई बच्चों को क्या होता है कि अब हमारी प्रिपरेशन हो चुकी है, अब हमें जो है साथ साथ अपने टेस्ट लगाने हैं, तो बिल्कुल उसके लिए जो है टेस्ट सीरीज ऑलरेडी जा रही है और हम यही ट्राई कर रहे हैं। देखो हमारी ट्राई है, मैं वो नहीं कह रही कि हम लोग 100% भाई ऐसा ही दे रहे हैं, कोई ऐसा नहीं है, हमसे भी गलतियां होंगी, आपसे भी गलतियां हो रही हैं, ठीक है। हम अपनी ट्राई करें कि टेस्ट सीरीज में वैसे क्वेश्चन दिए जाए जो बिल्कुल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो अभी तक 35 उसमें टेस्ट है, तो अभी तक वो आई गेस 3 4 जो 5 6 वो चले गए हैं। तो जिनको भी लगता है कि भाई अब हमें टेस्ट पे फोकस करना है, तो बिल्कुल आप लोग टेस्ट सीरीज वहां पे जाके देखिए, उसके 35 टेस्ट जो है उसको सही तरीके से दीजिए, अटेम्प्ट कीजिए, और उसके बाद अपने आप को इवेल्युएट करिए, ठीक है। हाँ जी, क्या बोल, रिपोर्ट कैसे चेक करते हैं?
रिपोर्ट आई गेस वहां से नीचे जाके ना आपको ऑप्शन आते हैं कि आपका क्या रैंक वगैरह चल रहा है। और अभी आप लोगों के लिए हम लोग ऑलरेडी कुछ प्लान भी कर रहे हैं। बेसिकली अभी आपका प्री का एग्जाम है, तो पहले प्री के लिए ही कुछ प्लान करें कि आपका बढ़िया से एक जो है टेस्ट लेके आया जाए, मॉक टेस्ट दिलाया जाए, ताकि आप लोग ओवरऑल जो है सबके साथ, जितनों के साथ जब कंपीट करने वाले हो वहां पर चेक कर लो कि क्या कहां पर अभी आप लेवल है आपका, ठीक है, ताकि आपको पता रहे। ओके जी, आप पर्सनल ग्रुप पे काम कर लो फिर। ओम प्रकाश, क्या नहीं बताया अंकुश? देखो, जो भी हमारे डिस्कशन ग्रुप पे होगी वो बिल्कुल आप यहाँ पे अपना कुछ भी क्वेरी डाल सकते हो। आपस में जिसको आंसर पता है तो बिल्कुल उसका आंसर दीजिए। अदरवाइज इस डिस्कशन ग्रुप पे जब भी मैं चेक करती हूँ, मैं उसका साथ के साथ आंसर देने का ट्राई करती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जब आप ग्रुप ज्वाइन कर लोगे, एकदम ऊपर जब जाओगे वहां पर मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे ये देखो, जब ऊपर ये 3 स्टार्स आते हैं, इस पे क्लिक जब करोगे तो यहाँ पे आपको इस तरीके से चैट की ऑप्शन मिलेगी। इस पर क्लिक करते ही आप शगुन मैम पीडब्ल्यू डिस्कशन ग्रुप आएगा, वहां पर आप ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो फिर सेशन को करते हैं। ना ही आपका टाइम वेस्ट करूंगी मैं, ना ही मैं अपना करना चाहती हूं। तो मिलते हैं हम लोग फिर कल के सेशन में। तब तक ध्यान रखिए, कल नहीं परसों के सेशन में, मंडे के सेशन में मिलते हैं नई एनर्जी के साथ और नए टॉपिक के साथ। तो टेक केयर, बाय बाय एंड प्रिपेयर हार्ड। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू। ये कर दो, नोट्स अपलोड दें। एंड नहीं हुई क्या क्लास?